भाव थोड़ा सा बढ़ा है। हालांकि इंडाइसेस देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 90 पॉइंट निफ्टी कमज़ोर है, 300 पॉइंट सेंसेक्स, बैंक निफ्टी 180 पॉइंट, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट पे आप देखिए ना बिग पिक्चर, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एडवांस डिक्लाइन बड़ा है 1:1.4, यानी लगभग 1600-1700 शेयर्स में कमज़ोरी है और 1180 शेयर्स में बढ़त है। ज़्यादातर कमज़ोरी आपको मिड कैप्स में देखने को मिलेगी। वहाँ पे बिकवाली का प्रेशर है। निफ्टी 50 में ही अगर आप देखें तो 50 में से 42 शेयर लाल में ट्रेड कर रहे हैं, और ये जो एडवांस डिक्लाइन का क्रॉस बना ये भी उसी तरफ इंडिकेट करता है। सेंसेक्स में 26 शेयर रेड के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो जिस आंकड़े की बात मैं कर रहा हूँ निफ्टी 500 के यूनिवर्स को अगर आप देखें तो उसमें 500 में से 350 शेयर्स वीकनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ऊपरी स्तर से बिकवाली है, प्रेशर है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जो इतने दिनों में मार्केट चला है उसका दबाव साफ देखने को मिल रहा है। कुछ इंडाइसेस भी आपके सामने रखता हूं जहां पे कमज़ोरी है, जैसे निफ्टी आईटी का इंडेक्स अगर आप देखें तो उसमें जो 10 के 10 शेयर हैं वो लाल निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। फार्मा में भी 20 में से 17 शेयर्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। ऑटो में भी कमज़ोरी है, वो भी इंडेक्स काफ़ी वीक देता हुआ दिख रहा है। एनर्जी, एफएमसीजी, इन सब में वीकनेस दिख रही है। मेटल भी आज काफ़ी कमज़ोर है, 15 में से 12 स्टॉक्स वीकनेस के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली है, और इससे ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा सा पोजीशन अपनी हल्की कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स एकमात्र ऐसा इंडेक्स मुझे दिख रहा है जो अभी भी मज़ेदार बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। हालांकि इसमें भी आप देखिए चार्ट पे दिख रहा है कि ऊपर से थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन अभी भी 13 में से 11 शेयर इसमें मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, और ये 1.5% ऊपर है। तो ये एक स्ट्रेंथ वाला इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। लगातार सरकारी बैंकों में, खासतौर पे छोटे बैंकों में बड़ी तेज़ी बनती हुई यहाँ पे देखने को मिली है। टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स जो आपको बड़े वाले स्टॉक्स बनाओ, तो टाटा स्टील इसमें काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, करीब 3.25% के आसपास है। हिंडाल्को, आइशर मोटर्स, यूपीएल और डॉक्टर रेड्डीज़ में वीकनेस है। उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अदानी इंटरप्राइजेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आधे से 2-2.5% तक की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बाजार की मोटी मोटी जो तस्वीर है वो ऊपरी स्तरों से दबाव वाली दिख रही है, जहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। आज के मेहमान गाबा जी है, पहले उससे मार्केट पे एक बार समझते हैं। गाबा सर, ये प्रेशर लगातार ऊपर से बना हुआ है, ब्रॉडर मार्केट पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, क्या राय आपकी बन रही है? एक्चुअली देखा है तो बहुत बढ़िया डे है ट्रेडिंग ना करने का। रेंज बाउंड माइन्यूट ट्रेडिंग पे चल रहा है, बाय सिग्नल मिल नहीं रहे, सेल सिग्नल मिल नहीं है। वीरू तो हैप्पी है, छुट्टी बना के आया, लेकिन हमको यहाँ पर दिक्कत है कि ट्रेड निकालने की। वाकई में बहुत निकाले मेरे डिफिकल्ट, लेकिन लगता है निफ्टी का जो आज का लो है शायद यहाँ पर समझ जाए। जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस हो जाए, लेकिन करना है मार्केट को। मैं तो नहीं कर सकता अपने कंधे पर, रिलायंस कर सकता अपने कंधे पर। वीरू को लग रहा होगा कि मैं एक दिन और छुट्टी मार लेता सही रहता, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो ये तस्वीर इस समय दिख रही बहुत ही एक्चुअली थिन ट्रेड है। तो गावा सर को लगता है लगता है कि अंबुजा सीमेंट में अंबुजा सीमेंट में है। क्या ये ब्रेकआउट की जरूरत है? लगता है मिलेगा। 580 का स्टॉप लगा कर चले, ट्रेड करा है 585 का, अगर अपमूव मिलता तो 590 तक जा सकता है। रिलक्टेंट ट्रेड लेकिन है अंबुजा सीमेंट में। दिस द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक अमंग ऑल द स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ। गावा सर, अदानी भी चल रहा है। हाँ, अडानी भी चल रहा है, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, जैसे कि चल तो रहा है, इसके लिए स्टॉप होगा 4000 का, 4035 का, 35 रुपए का स्टॉप है। चल जाए तो फिर बाय सिग्नल तो जनरेट हुआ है, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड है। अगर पू मिलता है तो 4100 भी जा सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में हो जाएगा। गावा जी, सागर सीमेंट आपके रडार पे जरूर आया होगा। 9% की तेजी इस घंटे में बनी है। दिखाइए जरा चार्ट इसका। निचले स्तरों से उछल के आया है वो, मेरे ख्याल में 257 पे ट्रेड करे। ये देखिए सागर सीमेंट गावा सर। सागर, ये मैं चार्ट निकालता हूँ सागर सीमेंट का। यस, बहुत अच्छी तेजी है। 5-6 दिन पहले मेरे ख्याल से बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, बाय मोड पर है। वॉल्यूम्स कम होते हैं इसलिए अपमूव चल रहा है। 240 का स्टॉप पे अगर चले तो शायद 270-280 देखने को मिल सकते हैं सागर सीमेंट में। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्पॉट है। एक और गावा सर छोटा सा स्टॉक है जेटीई केटी। ये तो शायद सुबह भी डिस्कस किया था हमने, जेटी केटी इंडिया। यहाँ पर अपमूव है ऑन 150 का स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि 165 देखने को मिल सकते हैं जेटी केटी। हाँ, इसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है।
बैंक ऑफ इंडिया का सर बड़ा मजबूत दिख रहा है, 0.5% की मजबूती। आज उसका पीएसयू बैंक वाला जो इंडेक्स है ना, वो बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है। हमने कई बार चर्चा भी की, सुबह 10:30 भी चर्चा की थी। अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, तमाम ऐसे शेयर में तेजी देखने को मिल रही। कौन सा पसंद आ रहा है इसमें अभी भी? बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा ज्यादा ही चल चुका। इंस्टेड बैंक ऑफ बड़ौदा वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बेहतर ट्रेड बनता है, सेफर ट्रेड बनता है। क्लोजर होम है 174.60 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 172 का। ऑन द अपसाइड 176 पॉसिबल है, 177 भी पॉसिबल है। एक बेटर ट्रेड है क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा ज्यादा ही चल चुका। सर चीनी शेयर्स में भी आज बड़ी हरकत है, कोई रडार पे है आपके क्या? कौन सा वाला स्टॉक? शुगर्स। शुगर में आई थिंक बलरामपुर चीनी सुबह, बजाज हिंदुस्तान हमने देखा था सुबह, शायद वहां पर चल सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज ठीक नजर आता है, बजाज हिंदुस्तान ठीक ही नजर आता है। अपू ऑन है, 116 रुपए का स्टॉप लगा कर चले तो शायद 18, 19, 20 आते दिनों में देख पाएंगे। इसी क्षेत्र से जो एक्सिलरी इंडस्ट्रीज है वो है प्राज इंडस्ट्रीज। इसमें भी लगता था कि एक अपू मिलना चाहिए। प्राज इंडस्ट्रीज का जो लगता है बेस बना हुआ अच्छा है, 380 स्टॉप लगा कर चले तो शायद 2-4 दिन दीजिए, 400 का ये रेंज पॉसिबल है प्राज इंडस्ट्रीज। ओके गावा सर, एक लेमन ट्री अपने चार्ट पे निकालिए। ये स्टॉक ने सेंचुरी मारी थी, 100 के ऊपर गया था, अब ये गिर के आ गया 94-95 रुपए पे। आज भी ये 3.5% नीचे है और दबाव बना रहा है क्या इसमें? दबाव नहीं बना रहा है। एक्चुअली लेमन ट्री का चार्ट है तो पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो चुका तो इसलिए कंप्रेस हो रहा है और कुछ नहीं। प्रॉफिट बुकिंग लग रही है लेकिन लोअर लेवल में सपोर्ट है करीब 90 के 92 के आसपास। तो फिर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन का फिर एक एक्सपेंशन होगा, फिर एक अपमूव मिलेगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है स्टॉक में। और इस बीच एक खबर आ रही छोटी सी कि मारुति सुजुकी अपनी 5 मॉडल की जो गाड़ियां हैं 2 से 28 नवंबर के बीच बनी, उसमें सियाज एक है जिसको रिकॉल करेगी। कुछ उसमें हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, तो जिसके इस रिकॉल वो करेगी। चलिए अब अपने उस मेहमान की तरफ चलते हैं जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। बायोकॉन बायोलॉजिक्स के जो हमारे मेहमान हैं आज के, श्रीहास तांबे जी, उनसे बातचीत करेंगे। कंपनी ने हाल ही में वैट्रिस बायोसिमिलर कारोबार का अधिग्रहण कंप्लीट किया है। कैश और इक्विटी के जरिए $335 करोड़ में डील हुई है और इस डील पर तमाम जो डिटेल्स हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं श्रीहास तांबे। तांबे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये डील का अनाउंसमेंट आप लोगों ने पहले किया था लेकिन अब ये क्लोज हो गई, यानी ये कंप्लीट कर ली गई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके जरिए कैसे आप बिजनेस ट्रांसफॉर्म करेंगे बायोकॉन का? ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए। हमने फरवरी में हम ये अनाउंस किया था कि हम वियर्ट्रिस के साथ ये डील करने जा रहे हैं, तो हमने अभी इसको क्लोज किया है इस एक्विजिशन को। इस एक्विजिशन के पहले हम वियर्ट्रिस के साथ पार्टनर थे, तो उस समय तक हम सिर्फ प्रॉफिट्स शेयर कर रहे थे और 1/3 प्रॉफिट ही हम बुक कर रहे थे, जो कि हमारा अरेंजमेंट था उनके साथ। अभी ये एक्विजिशन के कंप्लीट होने के बाद उसी दिन के से हम पूरी टॉप लाइन बुक करेंगे, तो इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा बायोकॉन के नंबर्स में। तो Q3 में जो हम रिपोर्ट करेंगे नंबर्स, उसमें आपको क्लोजर के दिन से आपको बायोकॉन की टॉप लाइन इंक्रीज होती नजर आएगी और उसके साथ में उसके प्रॉफिट्स भी आपको ज्यादा नजर आएंगे जो पहले के मुकाबले में। तो ये एक फाइनेंशियली इमीडिएटली एक्रेटिव डील है हमारे लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि बिजनेस एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि हमने 2 साल का ट्रांजिशन सर्विसेज अग्रीमेंट साइन किया है वियर्ट्रिस के साथ। तो हम ऐसा कोई जिसे कहते हैं क्लिफ या रिस्क नहीं देख रहे बिजनेस को कि अब एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है और कल से हमें सारा बिजनेस अपने आप से देखना है, तो वो हमें रिस्क नहीं है। हमने एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए प्लान किया है, जिसकी चलते अभी वियर्ट्रिस फ्रंट करेगा उस बिजनेस को, और जैसे जैसे हम कंट्री बाय कंट्री रेडी होते जाएंगे, हम उस टीम को, उन लोगों को और उस बिजनेस को बायोकॉन बायोलॉजिक्स के अंदर इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो ये एक स्टेज्ड इस तरीके से टियर्ड इंटीग्रेशन भी करेंगे, ताकि ये कोई किसी तरीके का झटका ना हो या इमीडिएट
ट्रांजिशन ना हो। तामे जी, चूंकि बायोसिमिलर का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, दुनिया भर में काफ़ी बड़ा है और ख़ास तौर पे यूएस मार्केट्स में भी एनरोड किया आपने, तो नेक्स्ट 12 to 18 मंथ में आपकी ग्रोथ प्लान्स क्या और किस किस तरीके के पाइपलाइन है जो आप लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं? या एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स और विएट्रिस की जो साझेदारी रही है 12 साल की रही है, तो हमारी ये पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रही। लेकिन अभी ये जो एक्विजिशन हुआ है, इसके बाद बायोकॉन बायोलॉजिक्स एकमात्र कंपनी है जो बायोसिमिलर्स से फोकस्ड है और डेवलपमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शलाइजेशन सारी कैपेबिलिटीज एक ही कंपनी में आपको नजर आएंगे। सो ये बहुत ही अच्छा लेवरेज दे सकता है बायोकॉन बायोलॉजिक्स को आगे कमर्शलाइजेशन के आधार के लिए। अगले 12 से 24 महीनों में कई सारे प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा हुआ है कि बेवसिजुमैब और एस्पार्ट हमारे 2 प्रोडक्ट्स अभी जो कि यूरोप और कई सारे देशों में अप्रूव्ड है, एफडीए के पास अभी इस टाइम पे अप्रूवल के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो अप्रूवल आएगा, हम इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का देख रहे हैं अगले 12 to 24 मंथ्स, जैसे आपने कहा, उस पीरियड में। और इसके अलावा भी हम एडालिम्बुमैब जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है आज के डेट में, जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं 2023 मिड 2023 में, जिसकी हमारी लॉन्च डेट भी फिक्स्ड है और विएट्रिस उसके कमर्शलाइजेशन प्लान बना रही है, जिसमें अभी हमारी टीम भी जुट जाएगी। तो वो बहुत ही अच्छा प्लान रहेगा। यूरोप के काफी सक्सेसफुल रहा है ये लॉन्च, जर्मनी और फ्रांस में, तो हमारा वो काफी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रहेगा आगे यूएस में भी। और इसके अलावा हमारे पास जो एक्विजिशन अभी हमने कंप्लीट किया है, उसमें एक बायोसिमिलर आइलिया करके जो प्रोडक्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी में जो यूज होता है, उसको हमें विएट्रिस के एक्विजिशन के बाद फर्स्ट टू फाइल का जो स्टेटस था उनका, वो भी हमें प्रोडक्ट अभी हमने एक्वायर किया हुआ है। तो उससे भी हमें काफी उम्मीद है कि हम उसको भी अच्छी तरीके से कमर्शलाइज कर पाएंगे। तो अगले 12 से 24 महीनों में काफी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही है। जी, डाइवर्सिफिकेशन तो काफ़ी है, लेकिन जैसे मधुमेह और कर्क रोग के लिए ज़्यादातर आप फोकस अभी भी करें 2 सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा, तो इन्हीं पे फोकस बना रहेगा या फोकस थोड़ा शिफ्ट करें, किसी और को पोर्टफोलियो में लेंगे जिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? बायोकॉन का जो उद्देश्य रहा है, जो अगर हमारे फाउंडर किरण मजूमदार का अगर आप उनका विजन को अगर आप देखें, तो उन्होंने हमेशा उस चीज पर फोकस किया है कि जो अनमेट मेडिकल नीड है और जो भी क्रॉनिक थेरेपीज हैं जहां पर ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है लेकिन वो पहुंच से बाहर है क्योंकि वो बहुत महंगी है, तो ऐसे ट्रीटमेंट्स को हमने हमेशा टारगेट किया है और हम पेशेंट्स को किसी तरीके से सहायता दे सकते हैं, उस तरीके से हमारी कोशिश रही है। डायबिटीज वो इस तरीके का प्रोडक्ट, इस तरीके की बीमारी है जहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है पर कई कई बार लोगों की रीच से बाहर होते हैं क्योंकि काफी महंगे होते हैं। तो हमने डायबिटीज में हमेशा से उस सेगमेंट में हमने रहा है, हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स करी है और हम सोचते हैं कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ही एक सेगमेंट रहेगा जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स डेवलप करते रहेंगे। ऑन्कोलॉजी एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है जहाँ पे वो सिर्फ पेशेंट नहीं बट पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती है। तो हमने हमारे बायोसिमिलर उस सेगमेंट में लाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को सपोर्ट और सर्विस कर सकें। उसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी भी हमने अभी ऐसा सोचा है कि ऐसी थेरेपी एरिया है जहाँ पर पेशेंट्स काफी सफर कर सकते हैं अगर वो ट्रीटमेंट या इलाज ना कर पाए। तो इसलिए हमने ऐसे सेगमेंट्स चुने हैं जहाँ पे डेबिलिटेटिंग डिसीजेस कहते हैं या फिर जो डिसीजेस पेशेंट्स को काफी तकलीफ दे सकती है या उनकी फैमिलीज को तकलीफ दे सकती है, उसी सेगमेंट्स को जो क्रॉनिक हो, जो लाइफ लॉन्ग जिनको तकलीफ से हम अगर किसी तरीके की सहायता कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट सेगमेंट्स पे हमने जोर दिया हुआ है। बेहतर। तो तावे साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये डील हो गई और आप कह रहे हैं कि जब Q3 के हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें टॉप लाइन बॉटम लाइन में इसका कंट्रीब्यूशन दिखेगा, शेयर होल्डर्स को कैसे आप रिवार्ड करेंगे?
अभी ये जो एक्विजिशन हमने कंप्लीट किया है और इसका जो अभी सबसे आगे के 12 से 24 महीने इसको इंटीग्रेशन जो पीरियड रहेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जहाँ पे कंपनी की और मैनेजमेंट की सारी फोकस रहेगी कि हम इससे कैसे मैक्सिमम कैसे इसकी वैल्यू इसमें से डिराइव की जाए, ताकि हम इसका पूरा फायदा उठा सके और लोगों को हम पूरा इंटीग्रेट कर सके बायोकॉन बायोलॉजिक्स के अंदर। इसके अलावा जो जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा था कि शेयर होल्डर्स को किस तरीके से रिवॉर्ड किया जाएगा, आई थिंक ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात ये है कि हम वैल्यू अनलॉकिंग की जो हमने बात पहले भी रखी है, हम अभी भी उस पे अटल है कि हम 12 से 24 महीनों में बायोकॉन बायोलॉजिक्स का आईपीओ करने जा रहे हैं। उसकी जैसे ही हमें उसकी और क्लैरिटी होगी, हम ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे पाएंगे। तावा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी डिटेल जानकारी हमें देने के लिए। तो साल 2 साल में बायोकॉन बायोलॉजिक्स का आईपीओ प्लान हो सकता है, लेकिन फिलहाल इंटीग्रेशन में 12 से 18 महीने लगेंगे, लेकिन इन्वेस्टर को रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे। बायोकॉन के शेयर पे एक नज़र डालते हैं किस भाव पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो 274 रुपये 70 पैसे, थोड़ी सी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट पे थोड़ी सी बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार पर नजर आ रही है थोड़ी सी रिकवरी, हल्की सी आप कह सकते हैं आती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ऊपरी स्तरों से लगातार दबाव बना हुआ है। रादर ब्रॉडर मार्केट में आप देखिए अभी भी गहराई जो है थोड़ी सी बढ़ी हुई है। हल्की सी रिकवरी के बावजूद एडवांस डिक्लाइन के एक बार चार्ट दिखाइए उसमें, तो 1626 शेयर्स वीकनेस की तरफ कामकाज कर रहे हैं और 1192 ये देखिए जो क्रॉस बना है ना, ये थोड़ा सा वो है। खैर चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपको इस बाजार में भी कैसे अगले 1.5 घंटे में बेहतर ट्रेड बनाए जा सकते हैं, इस पर बातचीत होगी अनुज, हर्षदा और वीरेंद्र के साथ।